तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे कि इसकी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था उसके बारे में हम लोग कवर कर लिए थे कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है वह उसकी स्ट्रक्चर जो होता है वह ऑक्टाहेड्रल से बिल्कुल अपोजिट होता है। टेट्राहेड्रल में जो होता है वह जहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी जो स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल का वह मैक्सिमम डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होता है वह मैक्सिमम स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में जो होता है वह डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी के रूप में काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कवर कर लिया कि उनके दोनों के बीच का लेवल डायग्राम क्या होता है और कितना गुना ज्यादा और कितना गुना कम होता है। ठीक, अब इसके बाद आज हम लोग सीखेंगे टेट्रागोनल और ट्राइगोनल कंसेप्ट का। सबसे इंटरेस्टेड बात आपको बताएं कि वीवीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस ट्राइगोनल के बारे में कहीं जो बताया नहीं गया है, सिर्फ सीएफटी में ये ट्राइगोनल के बारे में बताया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ट्राइगोनल की कंसेप्ट जो होता है या स्क्वायर प्लेनर का जो कंसेप्ट होता है, ये दोनों कंसेप्ट जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से लिया गया है। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की पूरी कहानी होती है, बस अंतर ये होता है कि जब टेट्रागोनल हमारे पास होता है, नॉट ट्राइगोनल, टेट्रागोनल जो होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जेड एक्सिस भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब स्क्वायर प्लेनर होता है तो वहां से जेड एक्सिस से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट होकर जेड क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो टेट्रागोनल प्लेनर होता है तो टेट्रागोनल के स्ट्रक्चर में जब जेड एक्सिस पार्टिसिपेट करता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर के कंसेप्ट में जो होता है वो जेड एक्सिस पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, जब हमारे पास टेट्रागोनल का कंसेप्ट होता है तो वहां पे जो जेड एक्सिस का जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स जो होता है वह एक्सिस से अवे हो जाता है, मतलब थोड़ी सी जेड एक्सिस से अवे हो जाता है, और जेड एक्सिस से अवे हो जाने के कारण क्या होता है, जो जी जेड स्क्वायर वाला जो रिपल्सन होता है उसकी वैल्यू ऑक्टाहेड्रल की तुलना में कम लगने लगती है। मतलब कि अगर ये जेड एक्सिस है और यहां जेड एक्सिस पर अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी स्थिति में इनके जब सिमिलर काम करता है तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वह हाई होगा। लेकिन ये क्या करता है कि यहां से थोड़ा सा अवे हो जाता है, जो ये एक्सिस है वो एक्सिस थोड़ा लोकेशन चेंज हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू जो होती है घट जाती है। रिपल्सन तो लगता है, नो डाउट रिपल्सन तो लगता है, लेकिन रिपल्सन की वैल्यू जो होती है वह घट जाती है। ठीक है, जितना ऑक्टाहेड्रल का डी जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है उतना जो होता है वो टेट्रागोनल में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जेड स्क्वायर के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो जेड एक्सिस पर जो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड्स होता है वो लिगेंड जो होता है वो एक्सिस से अवे पाया जाता है, जिसके चलते इनके बीच का फोर्स और रिपल्सन की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। आप समझिए, जैसे ही अवे होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पर एक्स वाई प्लेन काम करता है, और एक्स वाई प्लेन वहां पर होगा तो जाहिर सी बात है कि जब ये एक्सिस से अवे होगा तो वहां बगल में एक्स वाई प्लेन आ जाएगा और जब एक्स वाई प्लेन आएगा तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू क्या होगा, अब एक्स वाई, अब चूंकि एक्स वाई के करीब आ जाएगा वो भाई, जब जेड एक्सिस से अवे हुआ तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक्स वाई प्लेन के करीब आ जाएगा। तो जब एक्स वाई प्लेन के करीब आएगा तो ऐसी स्थिति में जो एक्स वाई वाला जो ऑर्बिटल होगा, जो लोब होगा, वो लगेगा अब रिपल्सन फोर्स काम करने एक्स, क्योंकि ये जेड, मान लीजिए कि हमारे पास ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका वाई एक्सिस। तो ये था आपका, मान लीजिए इस तरह की कंसेप्ट है। यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन अगर यहां होता है तो इनके बीच में रिपल्सन की फोर्स जो होती है वो क्या होती है, हाईली रिपल्सन काम करता है। लेकिन क्या होता है कि ये ऑक्टाहेड्रल कंसेप्ट में होता है, ये जेड एक्सिस पर यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, फेस टू फेस रिपल्सन होता है, इसके बीच की रिपल्सन की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक, लेकिन इस पर क्या होता है, जो ट्राइगोनल की कंसेप्ट होता है, ट्राइगोनल कंसेप्ट में जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर यहां आ जाता है, अवे फ्रॉम द जेड एक्सिस हो जाता है। और जब अवे फ्रॉम द जेड एक्सिस होता है तो ऐसी स्थिति में इनकी बीच की डिस्टेंस में थोड़ी सी परिवर्तन आ जाती है। ठीक है, और जब डिस्टेंस में परिवर्तन आ जाता है तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। अब उतना भी नहीं घट जाती है कि वो एक्स वाई से ज्यादा हो जाए, सॉरी एक्स वाई से कम हो जाए, तो वो क्या होता है कि रिपल्सन की वैल्यू घट जाती है, जिसके चलते डी जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कम हो जाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स की तरफ शिफ्ट होने लगा, तो ऐसी स्थिति में जब एक्स के बीच में क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा, मतलब कि जो एक्स का जो लोब होगा उसके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा।
और इनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा तो यहां से भी इसकी भी एनर्जी क्या करने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एनर्जी क्या करती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जैसे ही इसकी एनर्जी यहां से बढ़ती है तो डी एक्स वाई का वैल्यू क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। और चूंकि डी एक्स वाई प्लेन की तरफ जाता है तो डी जो कि एक्स के प्लेन की तरफ जाता है तो इस चलते डी एक्स वाई की वैल्यू क्या करती है, बढ़ जाती है। और जैसे डी एक्स वाई प्लेन की वैल्यू बढ़ती है तो मतलब कि सबसे ज्यादा हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद डी जेड स्क्वायर, और फिर उसके बाद किसका, डी एक्स वाई का। इसकी वैल्यू किसके से बड़ा हो गया, डी वाई जेड और डी जेड एक्स से। तो ये होता है किसके कंसेप्ट में, टेट्रागोनल के कंसेप्ट में। तो उसको अगर हम टेट्रागोनल के कंसेप्ट को यहां पे समझें तो हमने क्या कहा कि जो भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये लिगेंड्स हमारे पास यहां सारे लिगेंड्स पाए जाते हैं, इसके टेट्रागोनल लिगेंड्स होते हैं। अब समझो ये जो लिगेंड्स होते हैं, देखो यहां पर दिखाए हैं, ये इसके लिगेंड्स आपको दिखा रहे हैं, ये 4 लिगेंड्स इसके पाए जाते हैं, ठीक। अब ये 4 लिगेंड्स जो होते हैं, अब यहां का जो लिगेंड्स होता है थोड़ा सा वो ये एक्स एक्सिस के तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। ये होता है डी एक्स वाई, ये होता है डी वाई जेड, और ये होता है डी जेड एक्स। ठीक है, और ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर। मतलब कि कहने का क्या कहानी है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा, ये लिगेंड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके चलते इनके बीच में जेड एक्सिस का जो रिपल्सन फोर्स होगा वो कम होगा। अब चूंकि लिगेंड्स जो होता है वो काफी और एक्सिस से करीब आ जाता है, और जैसे ही एक्सिस से करीब आ जाता है तो ऐसी स्थिति में एक्स वाई प्लेन पर जो लगने वाली रिपल्सन की वैल्यू क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो जिसके चलते डी एक्स वाई की वैल्यू जो होती है वह डी वाई जेड और डी जेड एक्स से क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। और यहां पे चूंकि यहां पर रिपल्सन तो हाई काम करेगा ही, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, ये लिगेंड्स है, और ये लिगेंड्स के बीच में क्या होगा, हाईली फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, क्योंकि फेस टू फेस आकर अटैक कर रहा है, ठीक। और क्योंकि ये डी जेड स्क्वायर के बीच अगर बात करें तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होने के कारण क्या होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू कम हो जाता है, इसीलिए डी जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के तुलना में ये टेट्रागोनल में जो होता है वह कम होता है। तो टेट्रागोनल में डी जेड स्क्वायर की वैल्यू कम क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो लिगेंड्स होता है वह जेड एक्सिस के अवे चला जाता है, जिसके चलते उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू घट जाती है। यही वजह होता है कि ऑक्टाहेड्रल का जो डी जेड स्क्वायर की वैल्यू और टेट्रागोनल का जो डी जेड स्क्वायर की वैल्यू में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कोई कमी और दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल की तरह ही यहाँ पे टेट्रागोनल में भी क्या करता है, वो सामने आकर बैठता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है आपका टेट्राहेड्रल का, सॉरी ये कंसेप्ट होता है आपका टेट्रागोनल का, नॉट टेट्राहेड्रल नॉट ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, ठीक है। तो एक काम करिए, आप पहले लिख लीजिए, इसको लिखिए द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, या आप एक काम करिए हेडिंग डाल लीजिए आप पहले, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें लिखिए if the ligands say लिखो two ligands, कॉमा देखो, देखो two ligands along the z axis are at different length, then it will become a case of tetragonal complexes in a square planar. In a square planar, the 4 ligands are situated at the corner of a square. Corner of a square. Corner of a square.
अब नीचे लिखिए, द splitting of d orbital in tetragonal and square planar complexes can be visualized from the known splitting of d orbital in octahedral complexes. In octahedral complexes, this become tetragonal and square planar geometries can be understood by stretching or withdrawing the electron, withdrawing the two trans ligand from an octahedral complex, of an octahedral complex, of an octahedral complex. नीचे लिखिए, this process is called elongation. This process is called elongation. Elongation हो गया. नीचे लिखिए, at this ligand, ऐसा लिखो, elongation, we consider the stretching or removal of the trans ligand, removal of trans ligand along the z axis, along the z axis. हो गया. अब लिखिए आगे, as the ligands lying on the z axis are removed away, the ligands in xy plane are drawn closer to the central metal ion due to increases the metal ligand bond along the z axis. The repulsion from the ligands to the central the repulsion from the ligands to the electrons in the z square, in the z square orbital is decreased relative to that octahedral field. Octahedral field. At the same time, the metal ligand bond along x and y are sorted so that the d orbital in xy plane, comma, dx square minus y square experience greater repulsion from the ligands, and therefore its energy is raised. Let's stop. Similarly, the dyz and dzx orbital are lowered in energy because decrease the repulsion effect along the z axis, while the energy of dxy orbital is raised. The resulting splitting or consider as trigonally distorted octahedral. ठीक है. तो इसमें कहानी क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन, मैंने फिर वही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जेड एक्सिस के आगे चला जाता है, जिसके चलते वह एक्स एक्सिस के करीब आता है, जिसके चलते उनके बीच में
जेड एक्सिस के बीच का रिपल्सन वैल्यू कम हो जाता है, जहां से इसका वैल्यू ऑक्टाहेड्रल की तुलना में कम हो जाता है। फिर डी एक्स वाई का वैल्यू क्यों होता है? क्योंकि वो जेड से क्या करता है, एक्स की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके चलते एक्स वाई एक्स प्लेन के बीच में भी रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। जबकि वाई जेड और एक्स जेड के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक, आप देखिए, लेकिन इसी के बाद यहां पे क्या हुआ कि जो यहां पर ए और ये बी है, तो यहां ए इज ग्रेटर देन बी है, इसे हम लोग कहते हैं इलोंगेशन। ठीक, लेकिन ये क्या करता है, फ्लटरिंग करता है, इसे हम लोग कहते हैं फ्लटरिंग ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, बी की वैल्यू जो होती है वह ए से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसी स्थिति में हमारे पास बी की वैल्यू जो होती है वह ए से बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लटरिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो, तो ये जो फ्लटरिंग ऑर्बिटल होता है, अब इसमें क्या होता है कि अब जब स्क्वायर प्लेनर की बात आती है तो जेड से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को हटा दी जाती है। जेड एक्सिस से क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अब मतलब कि जेड से जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों कॉर्नर पर पाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहां पे होंगे, चारों कॉर्नर पर होते हैं। कॉर्नर का मतलब हो गया कि इसके चारों कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह पाए जाएंगे। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि जब इसके चारों कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, नॉट एक्सिस, ध्यान रखिए यहां पर तो एक्सिस आपको दिख जाएगा, ये होते हैं आपके, अगर माने तो ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका 3 एक्सिस, ये आपका एक्सिस होता है एक्स वाई और जेड। ठीक, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसका स्क्वायर बनाइए, इसका आप यहां पर एक स्क्वायर बनाइए। ठीक है, आप आपको हम समझाएं कैसे। आपको हम 1 मिनट, अगर एग्जाम्पल से समझाएं आपको हम, हाँ, तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है, सपोज करिए। ठीक है, स्क्वायर स्ट्रक्चर आपको मिल गया। अब इस स्क्वायर स्ट्रक्चर पर ये स्ट्रक्चर हमारे पास जो होता है वह 3 स्ट्रक्चर हमको मिला, गौर समझिएगा। ठीक है, हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर मिला। एक हमारा, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हम दिखा रहे हैं, ये आपके पास ये 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे चूंकि ये स्क्वायर स्ट्रक्चर है, और जब स्क्वायर स्ट्रक्चर होगा तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 3 एक्सिस मिला। ये आपका जो है, इसको मान लीजिए, आपको जो एक्सिस आपको जिसको मानना है उसको मान लीजिए। मान लीजिए कि आपका जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक, 3 एक्सिस मान लीजिए। अब यहां पे जो होता है, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, अभी चूंकि स्क्वायर प्लेन है तो किताब के जो 4 कॉर्नर है, इसका 4 कॉर्नर को आप 4 मान लीजिए कि ये स्क्वायर है और ये 4 कॉर्नर इसके हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे। अब जरा गौर से समझिएगा, इसमें जो होता है ये कहानी कुछ, अब मान लीजिए कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप अगर बुक से ना समझे तो आपको एक छोटा सा और एग्जांपल समझाते हैं। इसको आप यहां पे एक स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है, अब चूंकि जब भी हमारे पास एक्सिस होगा तो हमारे पास ये 3 एक्सिस हमारा काम करेगा। ये है हमारा एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस। लेकिन जो हमारा लीगेंड्स होता है वो क्या होता है, इसके कॉर्नर पे पाया जाता है। मतलब कि जेड एक्सिस से तो इलेक्ट्रॉन साफे गायब हो गया। आप अगर इसको ऐसे मान लें, क्योंकि आपको जेड, हम हमेशा जेड एक्सिस आपको दिखाते हैं ऐसे, ये स्ट्रक्चर हुआ। मतलब कि हमारे पास इन 2 एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, लेकिन इस एक्सिस से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गायब हो गया। मतलब जेड एक्सिस से इलेक्ट्रॉन गायब। इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना होगा वो जेड एक्सिस से हटाकर हमें इसके 4 कॉर्नर पर दिखाना होगा।
ठीक है, इसे कितने कॉर्नर पर, चारों कॉर्नर पर हमें इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा। अब जैसे ही चार कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो आप अगर मान लीजिए कि यहां पे है dz स्क्वायर, ये है आपका dz स्क्वायर और ये है आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको मान लीजिए आप dxz, तो ये x हो गया और ये z हो गया, ठीक है। ये dyz, ये आपका y हो गया और ये आपका z हो गया, और dxy ले लीजिए इसको, और ठीक है। अब समझिए यहां पे क्या होता है। तो कह रहे हैं कि इनके बीच की जब रिपल्सन की खेल आती है तो यहां पे तो डायरेक्ट फेस टू फेस मिल जाता है, तो ये तो आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमेशा ज्यादा ही होगा, नो डाउट। अब बात आती है इन तीन ऑर्बिटल में। अब इनके पास तो dz स्क्वायर बिल्कुल, इनके पास तो आसपास कोई इलेक्ट्रॉन भटक ही नहीं रहा है, तो चूंकि स्प्लिटिंग तो हाई होती है, पार्ट इसका है पर एनर्जी तो इसकी हाई होगी ही होगी, नो डाउट। लेकिन एक्स वाई की जो एनर्जी होती है, इनकी जो एनर्जी एक्स वाई डी एक्स वाई की जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी की जो वैल्यू होती है थोड़ा सा राइज कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करके एक्स एक्सिस की तरफ आ जाता है। और जब एक्स एक्सिस की तरफ आता है तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाई हो जाती है, और इतना हाई हो जाती है कि इनकी वैल्यू से इसकी एनर्जी की वैल्यू हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि जेड स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हट जाता है, क्योंकि हाईली स्प्लिटिंग में टूटा तो है, इसके साथ तो कुछ इसके चलते एनर्जी तो मिलेगा, पर इतना नहीं मिल पाता है जिससे इनकी वैल्यू से वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, एक्सिस की तरफ, यहां पर एक्स लोब की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और एक्स लोब की तरफ शिफ्ट होने के चलते क्या करता है, इसकी एनर्जी की वैल्यू राइज कर जाती है। मतलब कि dz स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वह dxy से छोटी होती है, पर इतनी भी छोटी नहीं होती है कि dyz और dzx से कम हो जाए, क्योंकि dyz और dzx के पुरानी रूल होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स कम होते हैं, तो इसीलिए dz स्क्वायर की वैल्यू जो होगा वह dyz और dzx के से बड़ा होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो टेट्रागोनल में और स्क्वायर प्लेनर में दोनों में कंसेप्ट क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, नीचे लिख लीजिए स्क्वायर प्लेनर के लिए, लिखिए when the transligands along the z axis are completely removed, a square planar complex is formed. A square planar complex is formed. In a square planar complex, the energy of dx square minus y square and dxy orbital rise further and energy of dz square dz square dyz and dzx orbital fall further। ओके, तो यहां पे क्या होता है, अब यहां से देखिए, तो आप इसको बना लीजिएगा। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, कंपैरेटिव स्टडी करें, तो क्या मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप होता है, मतलब इन दोनों में जो ऑक्टाहेड्रल के चेंजिंग के चलते इसमें परिवर्तन होता है। तो मतलब हमारे पास अगर हम इसका लेवल डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि ये आपका ये किसका था, अब यहां पे था ट्राइगोनल, सॉरी नॉट ट्राइगोनल, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल किस में क्या था, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्यादा, फिर dz स्क्वायर, फिर dxy, फिर dyz और dxz। और स्क्वायर प्लेनर में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dxy, dz स्क्वायर, dyz और dxz, ठीक है। तो ये है आपका
इसमें ये कहलाता है T2G और ये होता है EG। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसका है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG भी क्या करता है? 2 भाग में टूटता है। ये क्या है आपका dx² माइनस y स्क्वायर और ये है dz स्क्वायर। और इसमें क्या है? dxy dyz और dzx। तो जैसे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से ट्राइगोनल में जाता है तो dx² माइनस y स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपका dx² माइनस y स्क्वायर। ठीक। और इसकी वैल्यू dz² की वैल्यू जो होती है वह कम हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब यहां पे क्या होता है? अब ये मिला आपका 2 ऑर्बिटल। पहला ऑर्बिटल होता है dxy और ये हो गया dyz dxz और dxy। तो इसका ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सिस के करीब आ जाते हैं। अब इसके बाद अब ये जो होता है मिल गया आपका dx² माइनस y स्क्वायर। स्क्वायर प्लेन में क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो परफेक्टली एक्सिस के करीब आ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद इसमें dz² की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। मतलब यहां पर यह आ गया dxy और ये हो गया dz²। ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होगी वह हायर रिपल्सन का मतलब इसमें डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है तो इसकी वैल्यू और घट जाता है। तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल और ये है आपका टेट्रागोनल और ये है आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल टेट्रागोनल स्क्वायर प्लेनर क्यों ना एक और बना दिया जाए जिसका नाम होगा टेट्राहेड्रल। ये टेट्रागोनल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब टेट्राहेड्रल को बनाना होगा तो क्या करेंगे? ये क्या होगा? यहां T2G है तो यहां होता है E और यहां होता है T2। G नहीं लगाते हैं क्योंकि ये G क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रूल को फॉलो करता है। यहां G यहां पर टेट्राहेड्रल में G का प्रयोग नहीं करते हैं। तो T2 हो गया यहां पर आपका कितना? 3 ऑर्बिटल और यहां पर आपका 2 ऑर्बिटल। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया ट्राइगोनल, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। तो ये है आपका पूरा स्प्लिटिंग डायग्राम या आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम। तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं। नाम क्या है इसका? क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इसके साथ ये टॉपिक जो है यहां पर फिनिश हो गया। अब हम अगले टॉपिक में आपको सिखाएंगे मेटल के साथ जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसके स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ इसकी क्या कहते हैं, कैसे एनर्जी बढ़ता है घटता है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ इसकी क्या रिलेशन होती है। ये जो कंसेप्ट होगा उसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कि क्या बॉन्ड का इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन कलर कैसे चेंज कर जाता है, फिर लास्ट में क्रिस्टल फील्ड की ड्रॉबैक क्या होता है, फिर क्रिस्टल फील्ड और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो एक लेक्चर और होगा, उसके बाद ये चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।